सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि कितने टाइप्स की हमारी बॉडीज़ रहती हैं, उनकी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे। तो देखिए, आपकी मेनली तीन तरीके की बॉडीज़ रहती हैं। पहले पे आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरे पे आ जाता है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, इसकी स्पेलिंग क्या है? देखिए, आगे आपको पीपीटी में ये रॉन्ग मिलेगी। इसकी स्पेलिंग होती है ये, आगे पीपीटी में रॉन्ग मिलेगी तो समझ जाइएगा कि वहां पर स्टैट्यूटरी बॉडी की बात हो रही है। और पहले पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, और तीसरे पे हमारी आ जाती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। कभी कभी एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोल देते हैं या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनके बारे में आर्टिकल्स मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, वो पार्टिकुलर बॉडीज जिनके ऊपर आर्टिकल्स हैं और वो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाती हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फाइनेंस कमीशन, या जीएसटी, या हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में मेंशन नहीं है, मतलब इन्हें लॉ से क्रिएट करा गया है। लॉ से क्रिएट करने से मतलब है ये पार्लियामेंट में पहले बिल के रूप में इंट्रोड्यूस हुई थी, और बिल के रूप में इंट्रोड्यूस होने के बाद ये एक्ट बन गई। जिसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा एनएचआरसी। एनएचआरसी, ओके। एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 से इंट्रोड्यूस करा गया था, 1993 से क्रिएट करा गया था। फिर हमारी तीसरी बॉडी आ जाती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। वो बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में नहीं है, न लॉ से क्रिएट करी गई हैं, उन्हें एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट करा गया था। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? नीति आयोग। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। अब ये हमारी तीन तरीके की बॉडीज रहती है। अब इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे हमारी अटॉर्नी जनरल आता है, तो अब आपको तो पता होगा, हम इतनी बार बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 76। अब अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल तो 76 है। ये पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात करा था। हम जब देख रहे थे, पार्लियामेंट देख रहे थे, और उसके पहले वाले लेक्चर में अटॉर्नी जनरल के ऊपर हमने बात करी थी, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें भी चैप्टर नंबर 1 में है। जब प्रेसिडेंट हमने समझा था तो अच्छे से चैप्टर्स भी देखे थे कि पार्ट 5 में कितने चैप्टर्स हैं, वो सब बातें। अब ये जो है अटॉर्नी जनरल, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहता है हमारी कंट्री का। ओके, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। इसी के साथ साथ इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटेड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। मतलब इसका कोई टेन्यूर नहीं रहता है प्रेसिडेंट की, मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहे उसे रख सकता है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, किसका? अटॉर्नी जनरल का। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कम से कम वो इतना एलिजिबल तो होना चाहिए कि वो जज बन सके सुप्रीम कोर्ट का। और सैलरी और अदर बेनिफिट्स जो हैं, सैलरीज हो गए अटॉर्नी जनरल के, और अदर बेनिफिट्स, वो कौन डिसाइड करेगा? वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हमारे इंडिया का कौन था, तो वो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल था एमसी सेतलवाड जी। हम्म, एमसी सेतलवाड जी। और अगर हमसे पूछ ले कि करंट अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का, तो करंट में कौन हो जाएगा? करंट में हो जाएगा आर वेंकट आर वेंकट रमणी। ओके, आर वेंकट रमणी, इससे याद रखिएगा। अब अटॉर्नी जनरल की बात हो गई। अटॉर्नी जनरल के बाद हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी हमारा पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, साथ में
चैप्टर नंबर 5 में है, जिसके बारे में आर्टिकल 148 से 151 तक डिफाइन है। ओके। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, सिंगल मेंबर्ड बॉडी। इसी के साथ साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। इसको कौन अपॉइंट करेगा? इसको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंट। और इसका जो टेन्योर है, अब हमने क्या देखा था अटॉर्नी जनरल में, टेन्योर क्या देखा था? उसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, उसका टेन्योर नहीं था मेंशन। प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। बट अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करेंगे तो उसका टेन्योर कितना रहता है? या तो 6 साल का रहेगा, या 65 ईयर्स, मतलब जो भी पहले पूरा हो जाए, या तो वो 65 साल का हो जाए तो रिटायर हो जाएगा, या उसका टेन्योर जो है वो पूरा 6 साल का हो जाए तो वो रिटायर हो जाएगा। अब इसको रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे रिमूवल? सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके। जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस रहता था, वही प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कैच को कैग को हटाने के लिए। अब ये सब बातें हो गई अटॉर्नी जनरल की और कैग के बारे में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, जब हम कैग की बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो वो एलिजिबल नहीं रहता है रीअपॉइंटमेंट के लिए, मतलब उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। अब तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाती है, वो कौन सी रहती है? वो रहती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये हमारा पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक। ओके। 324 से 329 तक ये हमारी एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। पीछे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो भी इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, वो सब कौन कराता है? पीछे हम लेक्चर में बात कर चुके हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा। अब जब जब ये बना था ना, तो जब ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी था। अब यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, उससे टाइम कंज्यूम होगा, बस मेरी बातों को सुनिए आप पहले, और नोट्स में अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था तो तब ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी था, मतलब तब केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था। बट 61st अमेंडमेंट जो हमारा हुआ, 61st अमेंडमेंट कब हुआ? 1988 में हुआ। अब 61st अमेंडमेंट हमारा होता है और इसको मल्टी मेंबर्ड बॉडी हमने बना दिया। पहले तो हमारा ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी था, बट 61st अमेंडमेंट हमारा जब हुआ 1988 का, तो हमने मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया। मतलब अब इसमें क्या रहेगा? 1+2, टोटल 3 मेंबर्स रहेंगे। पहले पे तो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, और फिर साथ में उसके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी रहेंगे। अगर हम करंट में बात करें, देखिए, अब आपसे पूछ सकता है ना कि करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो देखिए, अगर आपसे बात करें कि करंट में हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो हमारा ज्ञानेश कुमार जी हो जाएंगे। करंट की बात करें 26 नंबर के, वो कौन हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार जी। और अगर आपसे पूछ ले कि 25th इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो 25th में हमारा राजीव कुमार जी, मतलब प्रीवियस राजीव कुमार। करंट में कौन है? ज्ञानेश कुमार। अगर आपसे करंट में पूछ ले कि 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर, जैसे हमने बात करा कि ये बॉडी जो है वो 3 मेंबर्स से मिलके बनती है, एक तो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। तो 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स कौन रहेंगे? पहले पे तो हमारा सुखवीर सिंह, SSS सुखवीर सिंह संधू जी, और एक हमारे कौन हो जाएंगे? विवेक जोशी जी। ओके। 26 हमारा करंट में ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 25 कौन थे? हमारे राजीव कुमार जी। अब जो अपॉइंटमेंट होता है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेगा। इनका टेन्योर भी 6 साल का रहता है या 65 ईयर्स का रहता है। ओके। और अगर हम पावर्स की बात करें, पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन की, तो उसके पास क्या क्या पावर्स रहती है? उसके पास हमारी पावर्स में आ जाता है, जैसे पावर्स में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ हम एडवाइजरी। ओके। एडवाइजरी के साथ साथ क्वासी जुडिशियल।
कॉसी जुडिशियल। कॉसी जुडिशियल का मतलब है आधा जुडिशियल पावर। आधा से मतलब है ये समन्स कर सकते हैं। ये हो गई पावर्स की बात। और इनका जो रिमूवल है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, इनका जो रिमूवल है वो भी सेम रहता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसेस रहता है वही सेम प्रोसेस रहता है इनको रिमूव करने के लिए। अब आर्टिकल्स हमारे 324 में क्या है, देखिए 324 आर्टिकल में हमारा, ये हमें स्लाइड भी मिलेगी पीछे। ओके जस्ट अ मिनट। ब्राउजर ओपन हो गया था। सो 324 आर्टिकल में हमें क्या मिलेगा, या अभी स्लाइड मिलेगी तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए स्लाइड होगी यहीं पर। ये देखिए 324 आर्टिकल। अब 324 आर्टिकल में हमारा क्या आ जाता है, 324 आर्टिकल में हमारा आ जाता है कि इलेक्शन, इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इलेक्शन कौन कराता है इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस किस के, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, है ना। और और बात करें 325 आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 325 में, इसमें ये बताया गया है कि इलेक्टोरल लिस्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट या सेक्स। मतलब आप किसी को इलेक्टोरल लिस्ट में से इसलिए रिमूव नहीं कर सकते, किन बेसिस पर, इन बेसिस पर। 326 में क्या है, इलेक्शन टू इलेक्शन टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। किसमें, 326 में। एडल्ट सफरेज, देखिए पहले तो हमारा एज कंसिडर होती थी 21 वोटिंग करने के लिए, बट 61st अमेंडमेंट से हमने उसको 18 कर लिया। मिनिमम एज क्या चाहिए अब, 18। और 327 आर्टिकल क्या बताएगा, 327 327 आर्टिकल, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। और 328 ये तो पार्लियामेंट के बारे में हो गई कि उसके पास पावर है टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। और 328 में स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर बात करेगा। यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर बात कर रहा था, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर बात करेगा, वो भी सेम। अब 329, 329, 329 में हमारा क्या है, 329 में हमारा आ जाता है कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन इलेक्टोरल मैटर्स एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शन पेटिशंस। अब ये तो आर्टिकल्स हो गए हमारे, बट हमें यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने की जरूरत है। वो क्या है कि हमारे जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे। अगर फर्स्ट की बात कर ले तो वो हमारे थे सुकुमार सेन जी। सुकुमार, सुकुमार सेन जी, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो हमारे ये हो गए आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 328 और 329। 24 में वो इलेक्शन करा रहा था, 25 में इलेक्टोरल लिस्ट के ऊपर था, 26 से हमारा इलेक्शन था किसके, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। 327 में हमारा क्या था, 27 में हमारा था पार्लियामेंट के पास राइट्स रहेंगे कि कुछ भी प्रोविजंस क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट रहेगा। और 329 में था कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की। अब देखिए फाइनेंस कमीशन के ऊपर अगर हम बात करें तो वो हमारा आर्टिकल नंबर 280 में आ जाता है। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। ये भी हमारी कॉसी जुडिशियल है, कॉसी जुडिशियल बॉडी है। कॉसी जुडिशियल के बाद इसको कौन क्रिएट करता है, इसको प्रेसिडेंट ही क्रिएट करता है। आज ये मेरा पेन अच्छे से चल नहीं रहा है। कॉसी जुडिशियल बॉडी हो गई, प्रेसिडेंट ही क्रिएट करेगा। और इसका कंपोजिशन अगर हम देखें, जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखा था तो वहां पर 3 मेंबर्स थे। अब यहाँ पर कंपोजिशन क्या रहेगा, 1+4 का रहेगा। थोड़ा एडजस्ट करना अपने साइड से, आज ये पेन बहुत दिक्कत दे रहा है। हम्म देखो, तो इसमें क्या टोटल 5 मेंबर्स रहेंगे। 1+4 का कंपोजिशन रहेगा मेंबर्स का, किसमें, फाइनेंस कमीशन में। और कंपोजिशन कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। एक चेयरमैन रहेगा और 4 मेंबर्स रहेंगे, प्रेसिडेंट क्रिएट करता है। अब ये जो है वो एलिजिबल रहते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, जितने भी यहाँ के मेंबर्स रहते हैं या चेयरमैन रहता है वो एलिजिबल रहता है कि वो रीअपॉइंट हो सके। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का हेड कौन था, सो हमारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का हेड कौन था, केसी, केसी
नोएगी जी, NOEGY, नोएगी। अगर आपसे पूछ ले कि 15th फाइनेंस कमीशन का हेड कौन था या चेयरमैन कौन था, तो NK सिंह जी, NK सिंह। करंट में 16th, ओके, 16वीं फाइनेंस कमीशन है, और उसका हेड कौन है? उसका हेड है अरविंद पंगारिया जी, अरविंद पंगारिया। 15th के हेड कौन थे? NK सिंह जी। और 16th मतलब करंट में हमारा 16th फाइनेंस कमीशन रन हो रहा है, और उसके हेड कौन है? अरविंद पंगारिया जी। अगर हम बात करें और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर, तो एक और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंपॉर्टेंट आ जाती है, NCBC, NCSC। BC के ऊपर पहले हम बाद में बात करेंगे, बैकवर्ड क्लास। NCBC, NCSC से मतलब है मेरा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, ये आर्टिकल नंबर 338 में मेंशन है। 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लास और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पहले एक ही बॉडी होती थी, बट ये बाद में सेपरेट हो गई। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सेपरेट हुई? देखिए, पहले हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक ही बॉडी रहती थी, मतलब इनका कॉम्बिनेशन ही था। बट इसको हमने सेपरेट कर दिया 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और ये 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, अब ये तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो वो 338 आर्टिकल में आता है। बट हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करेंगे, NSNCST, शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करेंगे, तो वो आर्टिकल नंबर 338A में आ जाता है। ऐसे ही हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये हमारा आर्टिकल नंबर 338B में आ जाता है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार लिखने में, खराब हो चुका है ये पेन। ओके, सो देखिए, ये तो हमारा हो गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर। 338, 338A, 338B आर्टिकल्स पूछ लेता है अक्सर। अब बात करें यूपीएससी की। यूपीएससी हमारा हो गया। यूपीएससी के साथ साथ SPSC मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। अब देखिए, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बट जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है एक। अब इनके बारे में, यूपीएससी के बारे में भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी पार्ट 14 में मेंशन है। ओके, पार्ट नंबर 14 में मेंशन है। पार्ट 14 में मेंशन है, और आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 तक अक्सर पार्ट पूछ लेता है। 315 से लेके 323 तक। अब यूपीएससी का अगर हम बात करें, यूपीएससी के मेंबर्स को और उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा अंडर द आर्टिकल 316। अब 315 जो आर्टिकल है हमारा, 315 में तो यही बताया गया है कि यूपीएससी एसपीएससी ऐसे करके बॉडी रहेगी। 316 में क्या बताया गया है? यूपीएससी का अपॉइंटमेंट बताया गया है, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट बताया गया है प्रेसिडेंट के थ्रू। अब जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, ये तो हमारी बात हो गई यूपीएससी की। यूपीएससी का अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करेगा हमारा गवर्नर। इसको भी, इसके बारे में भी आर्टिकल नंबर 316 में मेंशन है। मतलब दोनों का अपॉइंटमेंट, एक का कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है, एक का कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है। दोनों के बारे में आर्टिकल नंबर 316 में मेंशन है, पार्ट 14 में। 316 में और भी चीजें मेंशन है, जैसे इनका टर्म बताया गया है, टेन्योर बताया गया है कि यूपीएससी की बात अगर आप करोगे तो यूपीएससी में आप कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 साल जो है वो सर्व कर सकते हो टेन्योर, या 65 ईयर्स का आपका टेन्योर रह सकता है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वहां पर 6 साल का टेन्योर भी रहता है। बट अगर आपकी एज 62, यहाँ पर याद रखना, यूपीएससी के लिए 65 है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 62 है। ओके, और यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जब बात आती है
रेजिग्नेशन देने की, तो यूपीएससी हो गया और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं? वो रेजिग्नेशन देते हैं अपना प्रेसिडेंट को। बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसको रेजिग्नेशन देगा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स जो हैं वो गवर्नर को रेजिग्नेशन देंगे। ये सब चीजें हमारे 316 आर्टिकल में मेंशन है। 315 में क्या है? 315 में बस ये बताया गया है कि बॉडीज रहेंगी, यूपीएससी, एसपीएससी, जॉइंट पीएससी, ये सब बॉडीज रहेंगी पार्ट 14 में। 316 में हमारा अपॉइंटमेंट भी बताया है, टेन्योर भी बताया है और रेजिग्नेशन भी बताया है। अब 317 में क्या है? 317 में देखिए, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑथोरिटी किस बेसिस पर रिमूव करा जाएगा, किन बेसिस पर, ये 317 में है। 318 में क्या है? ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूं मैं आपको। 318 में है रोल ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस, इतना याद रखिएगा। 320 सबसे इंपॉर्टेंट है। 320 में क्या आ जाता है हमारा? फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जाम्स, मतलब जो हमारी यूपीएससी है ना वो कंडक्ट कराती है एग्जाम्स, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए के हो गए, वो सब। आर्टिकल नंबर 320, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो आपसे पार्ट पूछ लेगा, आर्टिकल्स की रेंज पूछ लेगा, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक। पार्ट 14 में है, 315 से 323 आर्टिकल्स तक है। और यही पूछ लेता है कि अपॉइंटमेंट कौन कराता है। अक्सर स्टेटमेंट में क्वेश्चंस दे देता है कि यूपीएससी का अपॉइंटमेंट कौन कराएगा और स्टेट पब्लिक सर्विस का अपॉइंटमेंट कौन कराएगा, रेजिग्नेशन किसको देंगे। तो ये प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके बीच में ये याद रखना डिफरेंस आप। अब आई थिंक इतना नॉलेज अभी सफिशिएंट है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन कमीशन कम अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यूनियन लिस्ट में आएगा। ओके। पंचायती राज स्टेट लिस्ट में आ जाता है, पार्ट नंबर 15 में है, आर्टिकल 324 से लेके 329A तक। अभी हमने बात करी थी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, पहला कौन था, करंट में कौन है, आर्टिकल्स देखे थे, पार्ट 15 में है। Who among the following was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें प्रेजेंट में और पहले, देखिए प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। फर्स्ट कौन थे हमारे? सुकुमार सेन जी। प्रेजेंट में जो 26 नंबर के ज्ञानेश कुमार, 25 नंबर के अगर आपसे पूछ ले 25 नंबर के, तो वो हो जाएगा राजीव कुमार जी। सुकुमार सेन जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे फर्स्ट, श्री ज्ञानेश कुमार 26, राजीव कुमार जी 25। ओके। 3 मेंबर की बॉडी रहती है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। 1+2। पहले हमारी सिंगल मेंबर्ड बॉडी रहा करती थी, फिर हमने 61st अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था उससे हमने मल्टी मेंबर्ड बॉडी में कन्वर्ट कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम? इसके बारे में हम हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ 1909, 1909। इसको हम और अच्छे से देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री उधर। रिफॉर्म्स ऑफ 1909, मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, डायरकी इन प्रोविंसेस, इसके बारे में शायद हम बात कर चुके हैं फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में डायरकी के बारे में। एंड ऑफ डायरकी कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? टेन्योर क्या रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? या तो वो 6 साल पूरा सर्व करे या 65 साल का हो जाए, विच इज अर्लियर, जो भी पहले पूरा हो उसके बेसिस पर। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, 324 में है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 280। अब फाइनेंस कमीशन क्वासी जुडिशियल बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्रिएट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कंपोजिशन क्या रहता था? 1+4 का रहता था, है ना, एक चेयरमैन रहेगा और 4 हमारे मेंबर्स रहेंगे, एलिजिबल रहते थे इसमें रीअपॉइंटमेंट के लिए। डिस्ट्रीब्यूट टैक्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फर्स्ट चेयरमैन अगर हम हमारा पूछा था तो हमने बताया था कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? केसी नोएगी जी थे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन रिमूव द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? देखिए इसमें रिमूवल की बात आ रही है।
अब हमने देखा था रिमूवल अथॉरिटी किसके पास रहती थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। रेजिग्नेशन की बात अलग थी, रेजिग्नेशन वो लोग गवर्नर को देते थे, बट रिमूवल अथॉरिटी की जब बात आएगी कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, जब अब उसकी मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं हो, वो सब बेसिस पर तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहाँ पर। ओके। यूपीएससी भी हमारा 315 में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 315 से 323। 316 में हमने अपॉइंटमेंट देखा था और टेन्योर देखा था, पार्ट नंबर कौन सा, पार्ट नंबर 14। अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो भाई गवर्नर करेगा, और रिमूवल अथॉरिटी की बात आएगी तो प्रेसिडेंट करेगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज विच टाइप ऑफ बॉडी। नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात कर ली है तो ये हमारी कौन सी बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमने एग्जाम्पल में भी देखा था हमारा एनएचआरसी, स्टैट्यूटरी बॉडी। एस्टेब्लिश कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 में। चेयरमैन इसका चेयरमैन कौन होगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी क्रिएटेड थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर बात हो रही है, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 में फॉर्म हुआ। ओके, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में कन्वर्ट हुआ। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन रहता है हमेशा, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फाइन प्लानिंग कमीशन जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कौन से ईयर में हुआ था, और उस समय हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था, आप बताइएगा कमेंट्स में कि फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ और उस समय हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था। हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बिना देखे ही इसमें क्या लगा सकते हैं, अटॉर्नी जनरल। इतनी बार बात कर चुके हैं इसके ऊपर तो। 76 पार्ट नंबर 5 कैन स्पीक इन बोथ केसेस, मतलब बोथ हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह बोल सकता है, बट ये कहीं का मेंबर्स नहीं रहता ना, मेंबर नहीं रहता। जैसे हमने जब बात करा था, हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उसी समय हम पे हमने अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी शायद बात करी थी ना। तो हमने वहां पर देखा था, पार्लियामेंट वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि मेंबर जो है वो दोनों हाउस में बोल सकते हैं, बट वोट उसी हाउस में कर सकते हैं जहाँ के वो मेंबर रहेंगे। अब इसका स्पेसिफिक टेन्योर नहीं रहता, अटॉर्नी जनरल किसी हाउस का मेंबर नहीं रहता, इसलिए वो वोट भी नहीं कर सकता। बोल वो दोनों हाउस में सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन was established under the provisions of which act, right to information act 2005। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अंडर ये फॉर्म हुई थी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, DOPT। The Central the Central Bureau of Investigation derives its investigative powers from which of the following legislative acts? CBI, Central Bureau of Investigation। तो देखिए, ड्राइव्स इट्स इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, कहाँ से इसको पावर्स मिलती है। इसका राइट आंसर होगा आई थिंक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। यस, ये हमारी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसको पावर या राइट कहाँ से मिलता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से। फैक्ट के रूप में अगर हम इसको याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। CBI का पूछ लेगा कौन सी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। The Goods and Service Tax GST Council is a constitutional body introduced under which article, 279A। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2016 में। चेयर किसने करा था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और करंट में कौन है हमारा, निर्मला सीतारमन जी। चेयर कौन करता है हमेशा, यूनियन फाइनेंस कमीशन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। करंट में कौन है, निर्मला सीतारमन जी। विच बॉडी, इसका तो राइट आंसर यहीं पर दिख रहा है। विच बॉडी रेगुलेट्स एंड इंश्योर्स फेयर मार्केट कंपटीशन अक्रॉस इंडिया पेनलाइजिंग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, अंडर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। यहाँ पर कंपटीशन की स्पेलिंग रॉन्ग है।
द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फॉर्म हुई थी? 6 अगस्त 1952 में फॉर्म हुई थी, एस्टेब्लिश्ड टू सपोर्ट एंड वैलिडेट ओल्ड प्लानिंग कमीशन। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बॉडीज के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिली होगी। देखिए मेनली जहाँ से क्वेश्चंस जो है ना वो हाईलाइटेड बॉडीज से ही बनते हैं। यूपीएससी से पूछ लेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से या अटॉर्नी जनरल से पूछ लेगा, या फाइनेंस कमीशन से पूछ लेगा, यहीं सबसे पूछ लेता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके आर्टिकल्स, क्योंकि करंट अफेयर्स और प्लस हमारा एक रॉ डेटा जो रहता है हमारा पॉलिटी से बनता है, वहां से मिक्स करके भी आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है। अब कमेंट्स में आप बस एक ही आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था। ओके। सो इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटी के। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो टिल देन बाय।